नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम है आगे। तो उसी को लेकर यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ। हम बात कर रहे हैं कि इसकी एमपीपीएससी प्री, जिसके अंतर्गत आपके टोटल 10 यूनिट, उसमें सिकाई 4, यानी कि आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। और उसी के अंतर्गत हम जो है अगला सेट, यानी कि सेट नंबर 4 यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम कवर करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, पाल घाट निम्न में से किनके मध्य है? पाल घाट एक प्रकार का क्या है? दर्रा है। और दर्रा क्या होता है? दर्रा को हम इंग्लिश में बोलते हैं पास, यानी कि दो पर्वत श्रेणी। ये देखिए, दो पर्वत श्रेणी, इनके बीच में जो रास्ता होता है, इसे हम क्या बोलेंगे? पाल, मतलब एक प्रकार से दर्रा बोलेंगे या पास बोलेंगे। तो दो पर्वतों को अलग कर रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक स्थान होगा और यहाँ पे स्थान, दो स्थानों को जोड़ रहा है। तो इसका मतलब दो स्थानों के जोड़ने के लिए यहाँ पे रास्ता है, और दो पर्वतों को अलग करने के लिए। तो दो पर्वतों को अलग करता है और दो स्थानों को जोड़ता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है किनके मध्य है? तो ये जो है आपका दक्षिण भारत यानी केरल के अंतर्गत देखने को मिलता है, और ये नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में देखने को मिलता है। यानी कि एक तरफ नीलगिरी की पहाड़ी और एक तरफ अन्नामलाई की पहाड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे पाल घाट जो दर्रा दर्रा है वो कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ रहा है, पर आपका जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी को अलग कर रहा है। उसी प्रकार आप देखिए, यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। देखिए दर्रा है जो कि पालाघाट या पलक्कड़ का दर्रा भी इसे बोला जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए कोयम्बटूर और कोचीन दोनों को यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। इसके साथ ही कुछ दर्रे और देख लेते हैं, जो कि देखिए पालघाट दर्रा है जो कि केरल में है, ठीक है। सेनकोटा दर्रा है महाराष्ट्र के अंतर्गत, भोरघाट और थालघाट देखने को मिलता है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पे जो है मणिपुर के अंतर्गत देखिए तो तुजू दर्रा है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांग्याप, दीफू दर्रा देखने को मिलता है। आपका सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा। उत्तराखंड में आपका माना, नीति और लिपुलेख दर्रा देखने को मिलता है। फिर आप देखिए यहाँ पे आपको जो ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पे बड़लाचला, छिपकिला और रोहतांग दर्रा। फिर ऊपर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा लद्दाख के अंतर्गत देखिए कुछ दर्रे देखने को मिलेंगे, जो कि आपको देखिए ये दोनों ही क्षेत्र पहले एक से थे। यानी जम्मू कश्मीर जो था वो कंप्लीट, परंतु लद्दाख जो है अलग कर दिया गया है। तो जैसे बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल। फिर देखिए यहाँ पे आपको जो है बुर्जिला और काराकोरम, ये दर्रे देखने को मिलते हैं भारत के अंतर्गत। तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भोरघाट दर्रा जो मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। थालघाट नासिक एवं मुंबई को जोड़ता है। ये पश्चिमी घाट के दर्रे कहलाते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो मध्य प्रदेश से निकलने के लिए अगर देखें तो यहाँ पर नर्मदा नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा यहाँ आंसर नहीं है। उसके अलावा तापी नदी जो भी मध्य प्रदेश में से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, तो यहाँ पे आंसर नहीं है। नेक्स्ट है आपका माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में जाती है, फिर गुजरात में जाकर ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही यहाँ पे राइट आंसर है। बचा क्या? देखिए यहाँ पे पार्वती नदी बची है। तो पार्वती नदी की अगर बात करें मध्य प्रदेश से निकली, और यहीं पे आप देख सकते हैं ये जो है चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, जो कि मध्य प्रदेश से ही निकलती है। चंबल नदी जो आगे जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। फिर बची क्या? लूनी नदी। तो लूनी नदी आप देख सकते हैं राजस्थान के अंतर्गत, इसको लवणीय नदी भी बोला जाता है। और जो जवाई नदी है वो इसी की सहायक नदी है। किसकी? लूनी नदी की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? सी, यानी माही नदी। तो इसके बारे में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे कुछ आंसर दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लेना एक बार। राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीव। देखिए कोई ना कोई नेशनल पार्क जो होता है उसमें पर्टिकुलर किसी विशेष जीव के लिए यहाँ पे होता है। जैसे गुजरात के अंतर्गत जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो जो बब्बर शेर है उनके लिए यहाँ पे देखने को मिलता है, सिंह के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो नेशनल पार्क होते हैं पर्टिकुलर विशेषता होती है उनकी। ऐसे ही बांदीपुर किस लिए है, काजीरंगा किस लिए है, सुंदरवन, सिमलीपाल। तो बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक में देखने को मिलता है, और बांदीपुर जो है बाघ के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। काजीरंगा आपका असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3। सुंदरवन आपका जो होता है बाघ अभ्यारण्य, यानी बाघ अभ्यारण्य भी और जैव मंडल भी है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और सिमलीपाल आपका जो है उड़ीसा में। सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन आपका मिलेगा पश्चिम बंगाल में, और सिमलीपाल मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा में है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। हाथी मतलब 2 नंबर। तो आपका 1 3 4 2, तो 1 3 4 2, यानी कि बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बांदीपुर कर्नाटक के अंतर्गत 1974 में स्थापित हुआ था। 874 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कर्नाटक की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे
काजीरंगा असम के अंतर्गत, मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 1974 में इसको स्थापित किया गया था। 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में जैव मंडल एवं बाघ के लिए फेमस है, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। और सुंदरबन जो है यहाँ पे एक डेल्टा भी देखने को मिलता है, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र और जो गंगा नदी है उनके संयोग से आगे जाकर बनता है। बहुत सारी नदियाँ और उसमें संगम होता है। 1984 में ये स्थापित हुआ। 1330 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। सिमलीपाल उड़ीसा में हाथी के लिए फेमस है। 1980 में स्थापित है। 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या देखने को मिला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कुछ कृषि के नाम दिए हैं। कृषि कौन सी है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो देखिए यहाँ मान लो जंगल लगा है, तो जो जनजातियाँ होती है वो इस जंगल को काट देगी, कुछ हिस्से को यहाँ पे काट के इसको जला देंगे और जलाने के बाद इसको जुताई करेंगे, कुछ जो भी अपने हथियार औजार जो इससे भी, और जुताई करने के बाद यहाँ फसल उगाते हैं। कब तक उगाएंगे? जब तक कि इसकी उर्वरा क्षमता जो है बनी रहती है। उर्वरा क्षमता खत्म हुई तो इस जगह को छोड़ेंगे, दूसरी जगह में यहाँ पर जंगल काटेंगे और उसको फिर से वही प्रोसेस ऐसे ऐसे करके वो अपना जो है जगह को छोड़ते जाते और आगे कृषि करते जाते दूसरी जगह में। इसलिए इसका नाम जो है आपका स्थानांतरित कृषि या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हम बोल सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ नाम दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग राज्य के, जैसे पोनम है, पोंडू है, झूम है और मासा। तो पोनम जो है केरल से संबंधित है कि नहीं, मतलब सुमेलित नहीं है, ये आंसर बताना। तो पोनम जो है सही में केरल के लिए है, केरल में स्थानांतरित कृषि है। पोंडू उड़ीसा के अंतर्गत है। झूम आपकी असम के अंतर्गत और अन्य राज्य में भी। मासा जो है हिमाचल प्रदेश में, जबकि हिमाचल प्रदेश ना होकर ये किसके लिए है? मध्य प्रदेश के लिए। तो यहाँ पे ये जो है गलत है, परंतु ये सही हमने कर दिया मध्य प्रदेश के लिए। तो देख भी सकते हैं यहाँ पे आप देखिए, इसमें आपको स्थानांतरित कृषि जो है स्लेश या वर्ण फार्मिंग भी कहा जाता है। वर्ण फार्मिंग क्यों? क्योंकि जंगल इस प्रकार काटा जाता है और जलाया जाता है, उसके बाद खेती की जाती है। और यह एक आदिम प्रकार की कृषि है। इसमें पहले पेड़ों को और वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है, बाद में साफ सफाई करके उसको जोता जाता है, फिर बीज बोया जाता है, उर्वरा शक्ति बनी रहती तब तक खेती की जाती है, फिर इसके बाद शिफ्ट कर ली जाती है। असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में झूम खेती होती है। केरल में पोनम जो हमने देखे, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोंडू। पश्चिम घाट में जो होता है कुमारी खेती, और मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया या मासा हम बोल सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी है? 2011 की बात की जा रही है। वर्तमान में दूसरी नेक्स्ट जनगणना हो जाना था। अभी तक तो है जो है शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। तो 2011 की अगर बात करें तो लगभग 27% जो है शिक्षा नहीं, मतलब शहर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, शहरी आबादी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग शहर में जो है शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 27% के आसपास जो है शहरी जनसंख्या, और बचा कितना? जो भी बचा आपका वो हो गया आपका कौन सा? आपका ग्रामीण। परंतु वर्तमान की बात करें तो अभी लगभग जो है 32 के आसपास आपका शहरी हो गया है, और 68 के आसपास, 68 या 67 के आसपास ग्रामीण हो गया है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो जो है जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़, जिसमें से देखिए आपको देखने को मिलता है, ये देखिए इनमें से 377 मिलियन या 31.16% लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं, वर्तमान की बात करें। पर 2011 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 27.81 यानी लगभग 28 या 27 हम बोल सकते हैं वो हुआ करते थे। वर्तमान में इतने हो गए हैं, ठीक है। और जब 27 हुआ करते थे शहरी तो 72.19 कितने क्या हुआ करते थे? ग्रामीण। पर अभी घटकर कितने हो गए हैं? 68.84। तो आपका आंसर सही में 27.81 यानी 27 होगा। थार मरुस्थल जो कि आपका देखने को मिलता है, देखिए मुख्य रूप से राजस्थान में देखने को मिलता है। कुछ भाग आपका गुजरात में आ जाता है, कुछ भाग आपका हरियाणा में आ जाता है, और कुछ भाग पंजाब में भी आ जाता है। तो मतलब कितने राज्य हो गए? 4। तो यहाँ पूछा भी गया है कि थार मरुस्थल का विस्तार है। थार मरुस्थल का विस्तार गुजरात में भी है, बिल्कुल है, राजस्थान में बिल्कुल है, पंजाब में है, हरियाणा में है। तो यहाँ पूछा गया 1 2 2 3 1 2 3 4 या सभी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सभी, क्योंकि यहाँ पे ये सभी जो स्टेट है इसमें फैला हुआ है। और पाकिस्तान में भी जो हमारा पड़ोसी है, खराब पड़ोसी है पर है पड़ोसी, इसके 2 राज्य में ये फैला हुआ है, ठीक है, सिंध और पंजाब, मतलब इसी पंजाब का एक भाग और सिंध, दो राज्यों में ये फैला हुआ है। पाकिस्तान के टोटल मिलाकर 6 राज्य, यानी कि हमारे भारत के 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो है
2,38,254 वर्ग किलोमीटर है और लगभग 85% भारत में है और 15% पाकिस्तान में है। 2 स्टेट वहाँ पे देखने को मिलते हैं। विषम महासागरीय धारा, धारा का मतलब क्या होता है, जल के बहाव को हम क्या बोलेंगे, धारा। कंटिन्यू तरीके से अगर बह रही है तो वो धारा हो जाएगी, और वही महासागर में अगर बह रही है तो वो महासागरीय धारा कहलाएगी, पानी के बहाव को। तो 2 प्रकार की होती है। देखिए आपने देखा होगा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा मतलब जहाँ 0 डिग्री देशांत 0 डिग्री अक्षांश होता है, जहाँ वर्ष भर सूर्य जो है सीधा मुंडी पे यानी कि सिर पर लटका रहता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ बारिश भी होगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ जो भूमध्य सागर है यहाँ पर गर्म होता है पूरा वर्ष भर, ठीक है। तो यहाँ से जो धारा निकलेगी वो होगा जाएगी गर्म। और ऊपर आप देखोगे, ऊपर और नीचे आपका आर्कटिक महासागर और आपका जो है अंटार्कटिक महासागर, दोनों ही ठंडे हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर आएगी ठंडी, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो गर्म। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कुछ ना कुछ ठंडी होगी, कुछ ना कुछ गर्म। तो विषम को पहचानना है। विषम मतलब इनमें से 3 ठंडी होगी, 1 गर्म होगी, या फिर इनमें से 3 गर्म होगी और 1 ठंडी होगी। तो देख लेते हैं, जैसे बेंगुला की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा और पेरुवियन। तो देखिए पेरू की अगर धारा बोलें तो पेरू की धारा कहाँ से जा रही है, देखिए नीचे, ये जो नीचे आपका दिख रहा है अंटार्कटिक यानी ठंडा, और ऊपर की अगर बात करें तो आर्कटिक यानी कि ये भी ठंडा। तो ऊपर से जो आएगी तो वो देखिए कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है। नीचे आप देखोगे पेरू की धारा, ये भी ठंडी है। एक और है बेंगुला की धारा, ये नीचे से जा रही है, इसका मतलब ये भी ठंडी। फिर दक्षिणी विषुवतीय धारा, देखिए यहाँ पे जो है विषुवत रेखा गई है बीचों बीच से, आप देखोगे ये बीच। तो दक्षिणी विषुवत, विषुवत से निकलेगी, इसका मतलब क्या है, यहाँ से भी विषुवत रेखा दक्षिण वाली, यहाँ से भी विषुवत रेखा दक्षिण वाली। इसका मतलब आपका हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में और प्रशांत महासागर में 3 जगह देखने को मिलती है। पर ये क्या है, ये आपकी गर्म जलधारा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बेंगुला, कैलिफोर्निया, पेरू, ये तीनों जो है आपकी कैसी जलधारा है, ठंडी। पर दक्षिणी विषुवत रेखा आपकी कैसी जलधारा है, गर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भूमध्य रेखीय, इसका मतलब ये गर्म है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, ठीक है। बाकू किसके खान के लिए प्रसिद्ध है, तो आप देखिए अजरबैजान की राजधानी है बाकू, जो कि यूरोप का यूरोप नहीं है, ये आपका जो है एशिया के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये खनिज तेल के लिए फेमस है। आपको मैं दिखा देता हूँ मैप में चल के, जो आपका अजरबैजान है, आप देखिए हमारा प्यारा भारत, और आप देखोगे अजरबैजान की अगर बात करें तो अजरबैजान आपको ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये यूरोप का ही भाग है। ये देखिए यूरोप का भाग है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी आप देखोगे बाकू, और बाकू किसके लिए फेमस है, बाकू फेमस है तेल के लिए, खनिज तेल के लिए, ठीक है। और कहाँ पे दिख रही है बाकू, देखिए यहाँ पे आपको कैस्पियन सागर दिख रही है, जो कि आपका जो है किसी भी सागर से इसका जो है मतलब एक प्रकार से संबंध नहीं है। यहाँ पे नदियाँ आती है और ये आंतरिक महासागर बोल सकते हैं। उसके साइड में देखोगे ब्लैक सागर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो खनिज तेल यहाँ पर राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए ये अजरबैजान की राजधानी कैस्पियन सागर के पश्चिमी तट पर है। बाकू कैस्पियन सागर और काकेशस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है। यह देश का सबसे बड़ा औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक केंद्र है। तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। सेलेबिस सागर, सागर मतलब आप बोल सकते हैं, ये देखिए जो है ज़मीन के किनारे जो समुद्र का हिस्सा होता है वो सागर कहलाता है। तो ये कहाँ पे है, देखिए सेलेबिस सागर की अगर बात करें तो सेलेबिस सागर की बात करता हूँ मैं, आपको मैप में दिखाता हूँ। देखिए यहीं पे आपको जो आपका इंडोनेशिया वाला भाग दिख रहा है, यहीं पे आपको सेलेबिस सागर दिखेगा। मैं सर्च करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए सेलेबिस सागर, सेलेबिस सी, इस प्रकार से हमने सर्च करे और यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए सेलेबिस सागर, ये देखिए। और ये कहाँ देखने को मिल रहा है सेलेबिस सागर आपको, नीचे आप देखोगे इंडोनेशिया वाला भाग पूरा दिख रहा है। इंडोनेशिया का एक जो द्वीप है ब्रुनई, ये भी दिख रहा है, ठीक है। और यहीं पे आपको सेलेबिस सागर दिख रहा है। सेलेबिस सागर कहाँ पे है, ये दक्षिणी एशिया में देखने को मिलता है, दक्षिणी और पश्चिमी एशिया में, सॉरी दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो यहाँ देखिए आपको दक्षिण पूर्वी एशिया राइट आंसर हो जाएगा। एशिया के दक्षिण में और पूरब में दोनों जगह देखने को मिल रहा है, यानी कि सेलेबिस सागर कहाँ पे है, दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो ये देखिए इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें और दी गई है, जैसे सेलेबिस सागर की सीमाएं की अगर बात करें तो ये सुलू द्वीप इसके ऊपर देखने को मिलता है, सांघी द्वीप समूह है, सुलवेसी के मिनहासा प्रायद्वीप द्वारा मलक्का सागर से जुड़ा हुआ है, और कालीमंतन इसका छोड़ है, यानी कि ब्रुनई के अंतर्गत कालीमंतन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया अराकान योमा किस देश में है। अराकान योमा एक पर्वत है, और पर्वत जो है आपका हमारे भारत के अंतर्गत जो हिमालय है,
हिमालय का ही एक छोर हम बोल सकते हैं। तो हिमालय का छोर कहाँ पे है? ये म्यांमार में है। म्यांमार मतलब पुराना नाम इसका बर्मा हुआ करता था। तो मैं आपको यहाँ मैप दिखाता हूँ। हमारा प्यारा भारत और उसके अंतर्गत आप देखोगे हिमालय है। देखिए हिमालय के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से? एक होता है बृहद हिमालय, एक होता है लघु हिमालय, एक होता है शिवालिक। और बृहद के उस साइड मतलब न, उधर साइड, ठीक है, उधर साइड को हम बोलेंगे पार हिमालय। पार हिमालय को बोला जाता है ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय। तो टोटल 4 भाग हो गए, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विस्तार किसका है? बृहद हिमालय का। आगे आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश तक है। और यही भाग जो है आपका देखने को मिलता है, कुछ कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, छोटे छोटे पर्वत अलग अलग राज्यों में। और वही भाग आगे गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यांमार में अराकान युमा के नाम से जाना गया है। और आगे आप देखोगे वही पर्वत आगे निकलकर थोड़ा सा ऊपर उड़ गए हैं, वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से देख सकते हैं। मतलब ले देखा बात करें तो पूरा हिमालय का ही खेल यहाँ पे चल रहा है पूरा। तो अराकान युमा कहाँ पे है? म्यांमार में है, देख भी सकते हैं। हिमालय पर्वत का ही विस्तार है, इसको रखाइन पर्वत भी बोला जाता है। रखाइन पर्वत क्यों? तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका रखाइन स्टेट के अंतर्गत ये पूरा आ जाता है, इसलिए इसको रखाइन पर्वत भी बोला जाता है। अराकान युमा पश्चिमी बर्मा की एक पर्वतमाला, इसे अराकान पर्वतमाला या रखाइन पर्वतमाला भी कहा जाता है। यह पर्वतमाला भारत और बर्मा यानी कि म्यांमार की सीमा में निर्धारित है और रखाइन राज्य के तट और इरावदी नदी जो कि म्यांमार की नदी है, इसकी जल संभर द्रोणी के बीच स्थित है। नेक्स्ट है सुमेलित करना यानी मिलाना है। पर्वत दिया है और पर्वत के सामने उसका स्थान दिया है, स्थिति। एल्ब्रूस पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत कहाँ है? यूरोप के अंतर्गत है। और यूरोप में कहाँ पे है? ये रूस के अंतर्गत है। किलीमंजारो आपका अफ्रीका के अंतर्गत है। अफ्रीका में कहाँ पे है? तंजानिया के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3। माउंट कुक आपका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के किनारे आप देख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1। मैकिनले आपका अलास्का यानी कि यूएसए की टॉप में आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। तो 4 3 2 1। तो यहाँ पे देखिए 4 3 2 1, 4 3 1, हाँ 4 3 1 2। तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं अलास्का कहाँ पे है? यहाँ पे है मैकिनले, ठीक है। यूरोप के अंतर्गत देखोगे तो रूस में आपको देखने को मिलता है एल्ब्रूस। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तंजानिया यानी कि किलीमंजारो। और यहाँ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के अंतर्गत देखने को मिलेगा माउंट कुक, ठीक है। तो ये सबकी स्थिति आपने देख ली है। सबके बारे में आप देख भी सकते हैं। एल्ब्रूस पर्वत की अगर बात करें, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 18,510 फुट ऊपर है, यानी कि मीटर में भी आप देख सकते हैं। किलीमंजारो जो है तंजानिया, इसकी स्थिति है। और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो इतनी है। माउंट कुक की बात करें मीटर में आप देख लेना 5,642 है, यहाँ पे 5,895 है। माउंट कुक आपका जो है 3,764 है, जो कि न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। माओरी भाषा में इसको आओरारिकी भी कहा जाता है, ठीक है। एल्पस नामक पर्वतमाला में स्थित है। मैकिनले की बात करें इसको डेनाली भी, यानी कि वर्तमान नाम क्या है इसका? डेनाली है। और उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत दक्षिणी मध्य अलास्का में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है आपका 6,190 मीटर है। ये भी आप ध्यान में रखिए। कील नहर अभी हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। बाल्टिक सागर ये हो गया और उत्तरी सागर ये हो गया। मैप में चलिए और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कील नहर, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए कील नहर आपके सामने आ गई है। और यहाँ देखिए कील नहर यूरोप के अंतर्गत आप देखिए बाल्टिक सी दिख रहा है और ये नॉर्थ सी। और कील नहर के अंतर्गत देखें तो कील नहर जो है आपकी, देखिए नहर जो है कहाँ निकलेगी? यहाँ पे। और यहाँ एल्ब नदी है, एल्ब नदी की एस्चुरी देखने को मिलती है, मलबा, ठीक है, जो कि आपका समुद्र में होता है, तो उसमें जाकर ये मिलती है, ठीक है। एक प्रकार से क्या है, ये आपकी जो कील नहर है वो कृत्रिम है, यानी कि इंसान के द्वारा बनाई गई है। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ जर्मनी के स्लेस्लिंग हॉलस्टीन राज्य में स्थित है। और यह जो है 98 किलोमीटर की लंबी जहाज रानी मतलब इसमें जहाज जो है चलाए जा सकते हैं। और यह नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। 1948 तक केसर विल्हेम नहर कहा जाता था, बाद में इसको जर्मनी के पास इस नहर का अधिकार है और दुनिया की सबसे व्यस्त नहर है। यह एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है और यह एक कृत्रिम जलमार्ग है। 1895 में बनकर इसे बनाकर तैयार किया गया था, बनकर तैयार हुई थी। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें, समुद्री क्षेत्र है।
अब क्यों है, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो जैविक वातावरण और आवासों का एक नेटवर्क होता है, बिना किसी बाहरी मदद या हस्तक्षेप के जीवित रह सकता है। आत्मनिर्भर प्रणाली भी से कहा जाता है, बिना किसी की सहायता मतलब आत्मनिर्भर। एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन के जीवित रहने के लिए आवश्यक हर चीज़ पहले से ही मौजूद होती है। यह टिकाऊ जीवन का समर्थन करता है और महासागर, महासागर मतलब समुद्र, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। यह जो है अपनी प्राकृतिक तरल प्रकृति यानी कि खारा, घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश और तापमान के कारण स्थिर माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने पढ़े सेट नंबर 4 में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और आप इसी प्रकार क्वेश्चन को हल करते रहिए, आपकी तैयारी और मजबूत होते रहेगी। अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद।